क्या मुसीबत है? दादा खुद तो दुनिया से चले गए, तुम्हें मेरे सर पर मुसल्लत कर गए। नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत, जान छोड़ो मेरी। जैन शाह की धार पर मशल की आंखें नम हुई। दोनों का निकाह हंगामी हालात में हुआ था। जैन किसी और की मोहब्बत में ये गिरफ्तार था, तभी सुहाग रात ऐसे अजियतों से दो चार करता अपना इंतकाम पूरा कर गया। मगर वो मासूम इसकी शिद्दतों को मोहब्बत समझ बैठी थी। जैन रात 2 बजे घर आया तो मशल इसके इंतजार में भूखी बैठी थी। जैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करके आया था, तभी इसके बुलाने पर चिढ़ गया। वो रात भर रोई, मगर जैन ने तसल्ली का एक लफ्ज ना कहा। मुसल्लत की गई अनचाही बीवी थी ना आपकी, अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी आपको। वो इसका खत पढ़ते पत्थर हुआ। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। वो मासूम हसीन दोशीजा सर झुकाए मसेरी पर बैठी अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब बुन रही थी। जिंदगी में अब तक सवाए स्याह नसीब के से कुछ हासिल नहीं हुआ था, मगर अब वो अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। चंद लम्हे मजीद गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा खोला था। कदमों की चाप इसके दिल की धड़कनें मुंतशिर कर चुकी थी। इसने अपनी भीगी आंखें उठाई थी। सामने जैन शाह खड़ा हुआ था। ऊंचा लंबा दराज कर, चौड़ी जसामत, कसरती वजूद, स्याह शलवार कमीज पहने वो कोई वडेरा लग रहा था। देखने में निहायत बावकार शख्सियत का हामिल वो एक बार भी अपनी आंखें मीच गई थी। दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ इसके नजदीक आया था और फिर इसके पास बैठ गया था। मशल को लग रहा था इसके दिल की धड़कन इस हद तक बढ़ गई है कि दिल हलक से बाहर आ जाएगा। अचानक जैन के हाथ का लम्स इसे अपनी ठोड़ी पर महसूस हुआ था। इसने इसका चेहरा ऊपर किया था और अगले लम्हे इसकी आवाज इसके कान के पर्दे से टकराई थी। मेरे बाप को लगता है तुम्हारा ये हसीन चेहरा मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात पैदा कर देगा, लेकिन ये इनकी कमअक्ली है। हाँ, तुम्हारी तरफ में मैं महज एक चीज को लेकर मायल हो सकता हूँ, और वो है तुम्हारा वजूद। तुम्हारा ये भरा भरा वजूद किसी भी मर्द के दिल पर बिजलियां गिरा सकता है। इसके अंदर तुम्हारे साथ एक रात गुजारने की ख्वाहिश पैदा कर सकता है। इसकी ये रूह चीर देने वाले अल्फाज सुनकर मशल की आंख बेख्तियार खुल गई थी। इसका चेहरा अपने चेहरे के इतने पास देखकर इसने सर झुका लिया था। शाहजैन थोड़ा मजीद नजदीक हुआ। इनकी सांसें अब एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। खौफ के मारे वो बेडशीट मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। वो धीमी आवाज में बोला, एक बात ज़हन नशीन कर लेना, लड़की, ये घर, ये कमरा मेरा है। जिस तरह मैं तुम्हें रखूंगा तुम्हें रहना होगा, और अगर तुमने बगावत करने की कोशिश की तो याद रखना इस घर की दीवारें भी तुम पर तंग कर दूंगा। मैं शाहजैन शाह हूं जिसने जिंदगी में अपनी मर्जी के मुताबिक सब हासिल किया, लेकिन तुम एक वाहिद मेरे सर पर जबरदस्ती मुसल्लत की गई हो। बस इसलिए तुम्हें थोड़ा स्पेशल ट्रीट करूंगा, तुम्हें अपनी गुर्बत बख्शूंगा, लेकिन हवा में मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हारी औकात इस घर की मुलाजमा से भी बदतर है। वो इसे बेयकीनी से देख रही थी। इसका चेहरा इसके चेहरे के बेहद नजदीक था। वो जरा सी जंबिश करती इसके लब लाजमन इसके रुखसार में मस हो जाते। अगले लम्हे शाहजैन ने इसकी कमर को अपनी गिरफ्त में लिया था, और इस लम्हे के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। बेख्तियार वो इसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। आंखें बंद किए धीरे धीरे वो इसके सहर में खो रहा था। वो इसके लम्स को महसूस करके अपनी सांस तक रोक चुकी थी। धीरे धीरे इसका हाथ बेबाक होने लगा था। वो अपनी हदें भूल कर इसके पूरे वजूद पर काबिज हो गया था। जैसे से वो आगे बढ़ रहा था, इस बात को बिल्कुल फरामोश करता जा रहा था कि इसकी बाहों में मौजूद वजूद इसके लिए काबिल नफरत है। वो बस इसे किसी कांच की गुड़िया के मानंद छू रहा था। लेकिन अगले लम्हे मिशेल ने इसे जोर से झटका था। इसकी इस हरकत पर वो होश में लौट आया था। वो बैकग्राउंड से टेक लगाए गहरी गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रही थी। हाल बिखर चुका था, शर्ट कंधे से सिरक गई थी, बाल बिखर गए थे, होंठ के किनारे से खून रस रहा था, आंखों में आंसू ही आंसू थे, चेहरा सांस रुकने और अल्फाजों की शिद्दत से सुर्ख पड़ चुका था।
وہ मासूम सी दोशीज़ा बेयकीनी से सामने बैठे शख्स को देख रही थी। यानी इसका स्याह बख्त नसीब आज भी इसके साथ था। अभी वो कुछ समझ पाती जब अचानक ज़ैन शाह में एक अजीब इश्तियाल पैदा हुआ था। धुतकार देने के एहसास पर इसकी रगें तन गई थीं। इसने बिना समझने का मौका दिए बगैर इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसे बेड पर पटक दिया था और वो एक लम्हे के लिए तड़प कर बेबसी से इसकी जानिब देखने लगी थी, मगर वो अब अपनी शर्ट के बटन खोल चुका था और अगले लम्हे वो इसके पूरे वजूद पर किसी काले बादल की तरह छा गया था। वो तड़प कर एक बार फिर हल्की चीख मार चुकी थी, लेकिन अगले लम्हे वो इसकी चीख का गला घोंट कर इसके वजूद में समा गया था। वो दर्द से आंखें मीच गई थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली जा रही थी। कमरे में महज दोनों की सांसों की आवाज थी, क्योंकि हर आवाज इसकी चीख में घुट गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सूरज की पहली किरण जैसे इसके चेहरे से टकराई, मशल की आंख खुल गई। चलामों तक वो ऐसे ही सुन हालत में पड़ी रही थी। इस वक्त वो कंफर्टर में थी और हाल शर्म से सुर्ख कर देने वाला था। इसने गर्दन बाएं जानिब घुमाई। शाहज़ैन शर्ट के बगैर उल्टा लेटा गहरी नींद सो रहा था। रात भर वो इस पर अपनी शिद्दत निछावर करता रहा था। इसके अंग अंग को तोड़कर अब वो गहरी नींद सो रहा था, लेकिन आंखों में अचानक नमी चमकी थी। वो एक अनचाही बीवी थी और इसे ख्याल से इसकी रूह तक तड़प उठी थी। इसने कंफर्टर हटाया था, लेकिन अपनी हालत देख इसने शर्म से दोबारा कंफर्टर अपने वजूद पर खींच लिया था। आंखों में आंसू आए थे। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक इसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ऐसे एक लफ्ज से की थी, तुम सिर्फ हमारे सर पर मुसल्लत की गई। और आज जब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत एक बार फिर अपने हमसफर के साथ कर रही थी, तब इसके लिए अल्फाज तमगा बनकर इसके सर पर सज रहे थे। वो तल्खी से मुस्कुराई थी और बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन अगले लम्हे कमरे का दरवाजा धाड़ की आवाज के साथ खुला था और एक निहायत बेबाक लिबास पहनी दोशीज़ा कमरे में दाखिल हुई थी। बाल खुले हुए थे, हाथ में पर्स मौजूद था और इसकी हील की टक टक न जाने क्यों मशल के दिल को शिद्दत से धड़कने पर मजबूर कर गई थी। इसे कुछ बुरा होने का एहसास शिद्दत से हुआ था। इस लड़की की आंखों में शोले दहक रहे थे। अगले लम्हे इसकी बुलंद आवाज कमरे की दीवारों से टकराई थी। शाहज़ैन बहुत रंगरलियां मना ली, अब जाग जाओ, तुम्हारा असल मुस्तकबिल तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जैसे शाहज़ैन के कान से इसकी आवाज टकराई, वो बेख्तियार आंखें खोल चुका था। पलट कर देखा, सामने शायना खड़ी हुई थी, इसकी जिंदगी की वो लड़की जिसे वो किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। इसकी पहली मोहब्बत। जैसे वो उठा, इसका हाथ बेख्तियार दाएं जानिब इसके नजदीक बैठी हुई मुशल से टकराया था। इसे खामोश नजर इस पर डाली थी और फिर बिस्तर से उठ गया था, जबकि मशल मजीद खुद पर कंफर्टर खींच चुकी थी। वो कुछ कहता इससे पहले ही शायना चिल्लाई, तुमने बोला था ये शादी महज एक मजबूरी है, जायदाद हासिल करने का जरिया। अगर ऐसा है तो फिर तुम इस लड़की के साथ इस हालत में क्यों हो? और इसकी हालत भी साफ बता रही कि अभी वो कंफर्टर से निकलने की हालत में नहीं है। मैंने तुमसे टूट कर मोहब्बत की है, पूरी दुनिया मेरे सामने हाथ फैलाई खड़ी थी, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतखाब किया, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास दौलत है, बल्कि इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे पाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, लेकिन तुम औरत का वजूद देखते ही सब भूल गए। यानी तुम भी बाकी मर्दों जैसे ही हो, जिसका ईमान डगमगाने में सिर्फ एक लम्हा लगा और तुम अपनी हद भूल गए। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे अपने तमाम ताल्लुकात खत्म करती हूँ। वजह मैं किसी झूठे मर्द को अपना आप नहीं सौंप सकती। तुम एक औरत को अपनी कुर्बत बख्श चुके हो, जिसका मतलब तुम्हारे लिए अब बाकी औरतें महज एक खिलौना है। और मैं शायना फरीद हूँ, मैं किसी का खिलौना नहीं बन सकती। मैंने कभी झूठी चीज इस्तेमाल नहीं की, तो तुम्हें भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। मुबारक हो तुम्हें ये शादी। ये कहकर वो जाने लगी थी, जब तड़प कर शाहज़ैन ने इसकी कलाई थाम ली थी। वो दोनों इस मासूम को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे, जो कमरे में इन दोनों को बैठी देख रही थी।
وہ اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تمہاری غلط فہمی ہے شائنہ فرید کہ کبھی شاہزین تمہیں چھوڑ دے گا یا تمہیں اپنی زندگی سے جانے دے گا۔ مرد اپنی قربت صرف اپنی پسندیدہ عورت کو بخشتا ہے، ان باہر کی عورتوں کو صرف اور صرف وقت گزاری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس عورت کو صرف اپنا آپ کچھ لمحوں کے لیے میسر کیا تھا، بیوی ہے، کچھ حقوق ادا کرنے تھے اور اس سے اس کی اوقات بھی بتانی تھی کہ میری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر تم میرے دل کی ملکہ ہو، تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب نکاح کی اجازت دی تھی تو اپنے دل کو تھوڑا فراغ کرو، جیسے جائیداد کی کاغذات میرے ہاتھ میں آئیں گے اسے اپنی زندگی سے نکال دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے بے اختیار اس سے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ ان الفاظوں پر ہی پگھل گئی تھی۔ اس لڑکی کے سامنے جو اس وقت اس کے بستر پر ہے بے حد نامناسب حالت میں تھی، تب بھی وہ اسے چاہنے کی اور پانے کی خواہش جتا رہا تھا۔ اور اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ بھی اپنے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ مشال کی طرف اچھال چکی تھی، جو بے حد بے یقین نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک انچاہے وجود کے ساتھ اب ایک بوجھ بھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جسم کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وجود پر کسی نے بلڈوزر پھیر دیا۔ لیکن وہ ضبط کی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو ایک غیر عورت کی باہوں میں دیکھ رہی تھی، لیکن اب ضبط کی انتہا اٹھ گئی تھی، کیونکہ اس کی ہونٹ اس انجان لڑکی کے سانسوں سے الجھ گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، مزید اس منظر کو دیکھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ دوپہر 2 بجے، کمرے میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ بے جان سی پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ اپنی گود میں جکڑے ہوئے تھے، نظریں فرش پر ٹکی تھی، مگر دیکھ کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ رات کے ہر لفظ نے اس کے وجود پر ایسے زخم چھوڑے تھے جو شاید برسوں بھی نہ بھر سکتے۔ اور ابھی صبح کے وقت جو منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک ضبط کی دیوار ٹوٹ گئی اور وہ اپنے چہرے کو دونوں ہتھیلیوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں امید نام کی کوئی چیز کبھی تھی ہی نہیں۔ بچپن میں اپنے ہونے کا بوجھ، جوانی میں دوسروں کے فیصلے، اور اب شادی کے بعد بھی اس کی قسمت نے اسے سکون کا ایک لمحہ نہیں دیا تھا۔ وہ بھی انہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، دوپٹہ سنبھالا اور لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے شاہد صاحب کھڑے تھے، شاہزین کے والد۔ ان کی آنکھوں میں ایسی شرمندگی تھی جس نے ایک لمحے کے لیے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، اس کے قریب پہنچے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی لمس تھا جس نے اس کے ضبط کو پھر سے توڑ دیا۔ اس کی پلکوں سے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ شاہد صاحب کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ بیٹا، میں اپنے بیٹے کی طرف سے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جو کچھ اس نے کیا، جو الفاظ اس نے کہے اور آج صبح جو تماشا ہوا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں تمہارا دل بہت دکھا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس نے سر اٹھایا۔ اس کے سرخ آنکھوں میں برسوں کا جمع ہوا درد اتر آیا تھا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اور آپ کے بابا نے؟ میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ میری پوری زندگی میں مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں ملی۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے ہمیشہ ایسے رکھا گیا جیسے میں انسان نہیں، ایک بوجھ ہوں۔ جب بھی کسی نے فیصلہ کیا، میری مرضی پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر مجھے لگا تھا شاید شادی کے بعد لڑکی کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، شاید پہلی بار کوئی مجھے اپنا کہے گا، میری عزت کرے گا، مگر آپ لوگوں کے ایک فیصلے نے میری وہ آخری امید بھی چھین لی۔ اس کی آواز بلند تھی مگر وہ رکی نہیں۔ کل رات مجھے یہ احساس دلایا گیا کہ میری حیثیت سے وطنی ہے کہ میں اس کے سامنے ایک باہر کی عورت ہوں جو صرف بستر تک اہمیت رکھے گی، اور پھر اسے دھتکار دیا جائے گا۔ بتائیے آخر میرا قصور کیا ہے؟ شاہد صاحب نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی۔ ان کے چہرے پر ندامت صاف دکھائی دے رہی تھی۔
चंद लम्हों बाद इन्होंने गहरा सांस लिया। ऐसा नहीं है बेटा, तुम गलत सोच रही हो। मैं ये नहीं कहता कि शाहजैन ने जो किया वो दुरुस्त था, हरगिज नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, शायना इसकी मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ इसका जुनून है। जुनून वक्ती होता है, मोहब्बत जिंदगी भर साथ चलती है। और मुझे यकीन है कि तुम इसकी मोहब्बत बन सकती हो अगर थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी सी मेहनत करो। वो तल्खी से मुस्कुराई। मेहनत, एक इंसान दूसरे की नफरत भी कमाए और मोहब्बत भी खुद ही हासिल करे, क्या हमेशा औरत ही आजमाई जाती है? शाहिद साहब ने नरमी से जवाब दिया, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन कुछ हकीकतें ऐसी हैं जो तुम नहीं जानती। शायना सिर्फ इसकी दौलत के पीछे है, हमें इसकी हकीकत बरसों से मालूम है। मगर शाहजैन की आंखों पर इसके जुनून की पट्टी बंधी हुई है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो खामोशी से इनकी तरफ देखती रही। शाहिद साहब ने बात जारी रखी, तुम एक वाहिद शख्स हो जो इसकी आंखों से वो पट्टी हटा सकती हो। तुम्हारे इखलाक, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी सच्चाई, यही वो चीजें हैं जो एक दिन इसे अपनी गलती का एहसास दिलाएंगी। शायद आज नहीं, शायद कल भी नहीं, मगर एक दिन जरूर। इसने शिकस्ता लहजे में पूछा, और अगर वो दिन कभी ना आया तो? अगर मैं सारी जिंदगी इसे इंतजार में गुजार दूं तो? शाहिद साहब की आंखें नम हो गईं। तब मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा बेटा, लेकिन मुझे अपने फैसले पर यकीन है। मेरे बाबा ने भी तुम्हें ऐसे मुंतखब नहीं किया था। हमने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, बहुत तहकीक की। हमने तुम्हारी सादगी देखी, तुम्हारा किरदार देखा, तुम्हारी बर्दाश्त देखी। हमें लगा था शायद यही खूबी हमारे बिखरे हुए बेटे को संभाल लेगी। हमने तुम्हें किसी कुर्बानी के लिए नहीं चुना था, बल्कि इस उम्मीद पर चुना था कि तुम हमारे घर को फिर से घर बना दोगी। वो बेख्तियार हंस पड़ी, मगर वो हंसी दर्द से भरी हुई थी। घर, जिस घर एक औरत की इज्जत ही महफूज ना हो, क्या वो घर होता है? शाहिद साहब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना ही कह सके थे, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात पर गौर कर लो बेटा, शायद अभी सब खत्म नहीं हो। वो खामोशी से खिड़की की तरफ देखने लगी। इसकी आंखों में अब भी नमी थी, दिल अब भी जख्मी था, मगर पहली बार ऐसे महसूस हुआ था कि इस घर में कम से कम एक शख्स ऐसा जरूर है जिसे इसके दर्द का एहसास है। अगरचे वो एहसास इसकी टूटी हुई किस्मत को जोड़ने के लिए शायद काफी ना था। इनके जाने के बाद वो बहुत रोई थी, मगर रोना मसले का हल नहीं था। इस बात का अंदाजा इसे बखूबी था, जिंदगी में से सवाए रोने के कुछ हासिल नहीं किया था। मगर अब वो अपने शौहर को हासिल करना चाहती थी, अपनी मोहब्बत से, अपनी अपनाइयत से और अपने खुलूस से। शाहिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बोला था, तुम्हें सब्र करना, और सब्र इसे सब दे सकता था, लेकिन वो नहीं जानती थी इस बार इसका सब्र इसकी जिंदगी मजीद मुश्किलात में मुब्तला करेगा। पूरा दिन वो इसका इंतजार करती रही थी। रात की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी, लेकिन इसका नामो निशान तक कहीं नहीं था। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज उसने अपने शौहर के लिए खुद को सर से पांव तक सजाया था। उम्दा लिबास जेब-तन किया हुआ था, चेहरे पर मेकअप किया था, ज्वेलरी पहनी थी और अपने बाल खोल कर इसकी राह तकने लगी थी। मगर वक्त सिर्फ आगे बढ़ रहा था और शाहजैन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। कब वो इसका इंतजार करते करते सोफे पर सोई, इससे खुद मालूम नहीं था। इसकी आंख फजर की अजान पर खुली थी। वो हड़बड़ा कर बैठ गई थी, लेकिन कमरा खाली था, यानी पूरी रात बीत गई थी, मगर वो नहीं आया था। आंखों में पानी जमा होना शुरू हो गया था। एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था, और अब इसका शौहर कहीं नजर नहीं आ रहा था। दिल बेचैन हुआ था, जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी थी। वो अपने जज्बात अंदर ही कहीं दबाकर खामोशी से वॉशरूम गई थी। वजू बनाकर बाहर आई थी और अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गई थी। नमाज पढ़ने के बाद इसने अपने हक में गिड़गिड़ा कर दुआ की थी कि अब बस इसने बहुत जिंदगी इस स्याह बक नसीब के साथ गुजार लिया। अब इसे भी सुकून चाहिए, इससे भी खुशियां और रोशनी चाहिए। लेकिन हर दुआ कबूल हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुई थी जहां इसकी पैदाइश एक बोझ समझी गई थी। इसकी माँ अपनी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती थी।
وہ ایک ٹاپ ماڈل بننا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا، اور جب انہیں اس بات کا علم ہوا وہ اس کو ختم کر دینا چاہتی تھی، مگر ان کے شوہر ان کے سامنے ڈٹ گئے۔ صدیق صاحب کا کہنا تھا کہ اگر تم نے بچہ ضائع کیا میں تم پر قتل کا کیس درج کروں گا، تمہاری ماڈلنگ کا کریئر برباد کر دوں گا، تمہیں ہر جگہ ذلیل کر دوں گا۔ اس خوف سے انہوں نے مشل کو جنم دیا تھا اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے باپ نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا اور اسے ایک بات نے انہیں سر سے پاؤں تک جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ خوشحال زندگی چاہتے تھے، انہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی، مگر جب ان کی محبت ان سے دور ہوئی انہوں نے اس بات کا بدلہ اس معصوم جان سے لیا تھا جسے دنیا کے مکاریوں کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی نفرت اس پر انڈیلتے تھے، اپنی انا کے بت کو کبھی گرانے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی ملاقات شاہ زمان صاحب سے ہوئی، یعنی شاہ زین کے دادا سے۔ وہ ان کی پہلی ملاقات میں ہی بھاگ گئی اور پھر انہوں نے اپنی وصیت میں درج کیا تھا شاہ زین کو جائیداد تب ملے گی جب وہ ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ وصیت کے مطابق رشتہ طے ہوا تھا۔ صدیق صاحب کو پہلے بھی اس سے کوئی غرض نہیں تھی، انہوں نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ مطمئن تھے کہ لڑکا امیر خاندان سے ہے، لیکن نکاح سے ایک ہفتے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ نکاح کو ایک ہفتہ مزید آگے بڑھا دیا گیا تھا۔ شاہ زین اس نکاح سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً نکاح کرنا پڑا، کیونکہ وصیت کے مطابق اسے جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا جب تک وہ مشل کو اپنی دلہن نہیں بنائے گا۔ اور وہ معصوم جو خواب بن رہی تھی، پہلی رات میں جب اس کے وجود کو روندا گیا اس کے خواب ٹوٹ گئے تھے، لیکن شاہد صاحب کی باتوں نے اس میں ہمت پیدا کی تھی، مگر اب دوبارہ اسے اپنی ہمت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتے میں تبدیل ہو گیا تھا، مگر شاہ زین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پورا ہفتہ بیت چکا تھا، شاہد صاحب ہر جگہ اس کا پتہ کر چکے تھے، آخر وہ کہاں گیا ہے۔ آج معمول کا دن تھا، وہ گلابی لباس پہنے کھلتا ہوا پھول لگ رہی تھی۔ اللہ نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے وہ خاموشی سے ایک غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی، کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی وہ باہر آ کر بیٹھی تھی، اس بات سے انجان کہ آج اس کی زندگی کس طرح پلٹا کھانے والی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو اتنا ہی درد دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر پائے۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب قدموں کی چاپ سنائی دی، ان قدموں کی چاپ وہ ہزاروں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ شادی کو پہلی رات ان قدموں کی چاپ نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کی تھی۔ اس نے دائیں جانب دیکھا، شاہ زین بلیک پینٹ کوٹ پہنے ایک نوجوان کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ چلنے والا مرد اس کے قد سے تھوڑا اونچا تھا، وہ بھی بلیک پینٹ کوٹ میں تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، چہرے کی رنگت سرخ سفید تھی، چہرے کے نقوش اور اس کی جسامت کسی بھی لڑکی کو اس کی طرف مائل ہونے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، اس کی شخصیت میں ایسا روپ اور دبدبا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مشل گھبرائی تھی، وہ بے اختیار ایک قدم آگے بڑھی تھی، لیکن شاہ زین اسے یکسر نظر انداز کیے اس کی بغل سے نکل کر سیدھا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک دل فریب لون کی خوشبو مشل کی ناک سے ٹکرائی۔ شاہ زین کا ہر پرفیوم وہ اسمیل کر چکی تھی، لیکن یہ خوشبو بے حد مختلف تھی، یعنی یہ شاہ زین کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود نوجوان کی تھی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گئی۔ شاہ زین صوفے پر بے فکری سے بیٹھا موبائل کان سے لگائے مسکرا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی اور اپنائیت تھی جو مشل نے کبھی اپنے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ ہاں ڈارلنگ، بس ابھی گھر پہنچا ہوں، فریش ہو کر سیدھا تمہاری طرف ہی آؤں گا۔ ہاں بہت لمبی فلائٹ تھی، تھوڑا تھک گیا ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کیا اور میز پر رکھ دیا۔ جیسے اس نے سر اٹھایا سامنے کھڑی مشل پر نظر پڑی، وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت جمع کر کے اس کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں کئی دنوں کا انتظار اور بے شمار انکہے سوال تیر رہے تھے۔ آپ کہاں تھے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا، آپ آئے ہی نہیں۔
शाहज़ैन ने बेजारी से इसकी तरफ देखा, जैसे इसका सवाल इससे नागवार गुजरा हो। तुमसे मतलब? इसने सर्द लहजे में कहा, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए आया हूँ, इसलिए बराह करम कमरे से बाहर जाओ, मुझे सुकून चाहिए। मशल के चेहरे पर एक लम्हे को उदासी उभरी, मगर इसने खुद को संभाला। मैं आपकी बीवी हूँ। इसकी आवाज धीमी मगर खुलूस से भरी हुई थी। और बीवी तो शौहर का सुकून होती है। आप मेरे साथ इस तरह क्यों पेश आ रहे हैं? आखिर मेरी गलती क्या है? शाहज़ैन ने झंझला कर दोनों हाथ बालों में फेरे और सख्त लहजे में बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? कहा ना यहाँ से जाओ। मेरे सर पर सवार होने की जरूरत नहीं, और अगर इतना ही फारिग वक्त है तो मेरे साथ जो गेस्ट आए हैं इसकी थोड़ी खातिर कर लो, कम से कम किससे काम तो आओगी। इसके अल्फाज तीर बनकर मिशेल के दिल में उतरते चले गए थे, मगर इसने फिर भी आखिरी कोशिश की। इसने नम आंखों से इसे देखा और बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैंने आपको बहुत याद किया था। हर दिन यही इंतजार किया कि शायद आज आप आ जाएंगे। इसके इतना कहते ही शाहज़ैन जैसे भड़क उठा और एक झटके से खड़ा हुआ और गुस्से से इसके करीब आ गया। बस चुप हो जाओ। इसकी आवाज कमरे में गूंज उठी थी। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ये मोहब्बत भरे जुमले जाकर किसी और को सुनाना। दादा तो मर गए, मगर तुम जैसी मुसीबत मेरे सर पर मुसल्लत कर गए। जानती हो, तुमसे फरार होने के लिए मैं पूरा एक हफ्ता दुबई में रुका रहा। मेरा दिल ही नहीं चाहता था इस घर में वापस आऊं, क्योंकि यहाँ आते ही तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से फिर मेरे सर पर नाजिल हो गई हो किसी शैतान की तरह। अब खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हर लफ्ज के साथ मिशेल का चेहरा मजीद जर्द पड़ता जा रहा था। इसकी आंखों में जमा आंसू आखिर पलकों की कैद तोड़ गए थे। ऐसने अपने लड़ते हुए होंठ भींचे, जैसे खुद को रोने से रोकना चाहती हो, मगर दिल की शिकस्त आंखों से बह निकली। वो एक लम्हे तक शाहज़ैन को देखती रही। शायद दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद थी कि वो इसे रोक लेगा, अपनी सख्त अल्फाज वापस ले लेगा, मगर शाहज़ैन ने बेरुखी से रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया, जैसे उसकी मौजूदगी भी इसे नागवार गुजरी हो। मशल ने खामोशी से अपने आंसू साफ किए, मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिना एक लफ्ज कहे कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिल बुरी तरह टूट चुका था। जिस शख्स की वापसी के लिए इसने हर रात दुआएं मांगी थी, जिसके एक दीदार के लिए वो एक हफ्ता दरवाजे की आहटों पर चौंकती रही थी, इसने आज इसके सारे इंतजार को चंद बेरहम जुमलों से रोन दिया था। वो रोती हुई ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी, अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई, इस बात से मुकम्मल बेखबर कि कमरे के बाहर खड़ा एक शख्स खामोश निगाहों से इसके बहते हुए आंसू, लड़ते हुए कदम और टूटे हुए वजूद को गहरी नजरों से देख रहा था। और इसकी आंखों में पहली बार इस लड़की के लिए एक अजीब सी बेबसी और खामोश हमदर्दी उतर आई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था ये हमदर्दी इस मासूम का सुकून कैसे गारत करने वाली है। रात की तारीकी हर सू फैल गई थी। घर में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। वो खामोशी से किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। इसकी आंखों की सुर्खी अब भी कम नहीं हुई थी। बार बार वो अपने आंसू साफ कर लेती, मगर दिल की चुभन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इसने कप में चाय डालने के लिए हाथ बढ़ाया था कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटी तो सामने वही नौजवान खड़ा था जो सुबह शाहज़ैन के साथ घर आया था। लंबा कद, पूरे तमाश शख्सियत और चेहरे पर संजीदगी लिए वो दरवाजे के करीब खड़ा था। मशल एक लम्हे को घबरा गई, फौरन दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली, जी आपको कुछ चाहिए? नौजवान के होंठों पर हल्की सी शाइस्ता मुस्कुराहट आई। अगर आप बना रहे हैं तो जरूर पी लूंगा, लेकिन पहले अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम जाजिम खान है, शायद शाहज़ैन ने कभी मेरे बारे में बताया हो। मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूँ, दुबई से आया हूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए। मशल ने मुख्तसर से सर हिलाया, मुझे नहीं बताया गया। जाजिम ने चंद लम्हे से देखा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, मुझे अंदाजा था वो आमतौर पर दूसरों के बारे में बात करना जरूरी नहीं समझता। मशल ने नजरें चुराकर कप में चाय डालनी शुरू कर दी। वो मजीद कोई बात नहीं करना चाहती थी, मगर जाजिम की अगली बात ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा था दोपहर में वो आपसे किस अंदाज में बात कर रहा था, और ये भी मालूम हुआ कि आप लोगों की शादी को सिर्फ 15 दिन हुए। मशल ने फौरन इसकी बात काट दी।
मेरा जाती मसला है, बेहतर होगा आप इसमें ना बोले। जाजिम ने इसकी बात पर नाराजगी जाहिर नहीं की, बल्कि पुरसकून लहजे में बोला, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। हर इंसान अपनी इज्जत और अपने रिश्तों को दूसरों के सामने नहीं खोलना चाहता, लेकिन कभी कभी जाती मसाइल इंसान को अंदर से इस हद तक तोड़ देते हैं कि इन्हें किसी दूसरे इंसान के साथ बांट लेना जरूरी नहीं, बल्कि खुद को संभालने का एक तरीका बन जाता है। मशल खामोश रही। जाजिम ने कब वसूल करते हुए आहिस्ता से कहा, एक बात कहूं, मैं शाहजैन को कई सालों से जानता हूं। हमने साथ कारोबार खड़ा की है, बेशुमार सफर किए हैं, कामयाबियां भी देखी हैं और नाकामियां भी। मैं इसकी एक खूबी जरूर मानता हूं कि वो कारोबार में बहुत ज़हीन है, लेकिन रिश्तों के मामले में वो इंतहाई खुदगर्ज इंसान है। मशल ने पहली बार इसकी तरफ देखा। जाजिम ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप सारी जिंदगी भी इसके साथ वफादारी निभाएं। हर बात माने, हर जुल्म बर्दाश्त करें, तब भी वो आपको वो मुकाम देगा जिसकी एक बीवी हकदार होती है। कुछ लोग मोहब्बत की जुबान समझते ही नहीं, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की जुबान जानते हैं। मशल ने मध्यम आवाज में कहा, हर रिश्ता वक्त मांगता है, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। जाजिम ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उम्मीद रखना अच्छी बात है, मगर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उम्मीद के सहारे गुजार देना दानिशमंदी नहीं। मैं आपको शौहर के खिलाफ भड़का नहीं रहा, ना ही आपके फैसलों में मुदाखलत कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहता हूं, खुद को बदलें, अपने लिए खड़ा होना सीखें, अपनी पहचान सिर्फ किसी की बीवी होने तक महदूद मत रखें। अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो इंसान को दूसरा दरवाजा खटखटाने से डरना नहीं चाहिए। ये कहते हुए इसने अपना कोट की जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा कार्ड है, दुबई में मेरी कंपनी है। अगर कभी आप ये महसूस करें कि आपको अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर खड़ी करनी है, अगर आप चाहें कि आपके पास अच्छी मुलाजमत हो, अपनी आमदनी हो, अपनी गाड़ी हो, अपना अपार्टमेंट हो, तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। मैं आपको वहां ले जाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि आपको एक पेशा वराना मौका दे रहा हूं। बाकी फैसला हमेशा आपका होगा। मशल ने हैरत से कार्ड की तरफ देखा, फिर आहिस्तगी से इसे थाम लिया। इसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। आप मुझे जानते भी नहीं, फिर इतना एतमाद क्यों? जाजिम ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। इंसान को पहचानने के लिए हमेशा बरसों साथ रहना जरूरी नहीं होता। बाज़ औक़ात किसी की खामोश आंखें इसकी पूरी कहानी सुना देती हैं। वैसे इतना जानता हूं कि आप इज्जत की मुस्तहिक हैं और हर इज्जतदार इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होने का हक होना चाहिए। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, उम्मीद है आपको कभी इस कार्ड की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर कभी महसूस हो कि जिंदगी ने आपको बिल्कुल तनहा छोड़ दिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि दुनिया में एक दरवाजा ऐसा भी है जो आपके लिए एहतराम के साथ खुल सकता है। ये कहकर वो हल्का सा सर झुकाकर पलटा और किचन से बाहर निकल गया था। मशल वहीं साकित खड़ी रह गई। इसकी निगाहें अपनी हथेली में रखे इस छोटे से विजिटिंग कार्ड पर जमी थी। चला में पहले तक इससे लगा था कि इसकी किस्मत के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, मगर पहली बार किसी ने इसे ये एहसास दिलाया था कि शायद जिंदगी में एक रास्ता ऐसा भी होता है जो इंसान खुद अपने लिए बनाता है। और यही ख्याल इसे गहरी सोच में डुबो गया था, लेकिन चंद लम्हे बाद इसने अपना सर झटक दिया था और इस कार्ड को लापरवाही से ऊपर का कैबिनेट खोलकर वहां रख दिया था, इस बात से अनजान के महज 15 दिन बाद इस कार्ड की इतनी जरूरत पड़ने वाली है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वो हर रोज अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, घंटों इसका इंतजार करती थी, मगर हमेशा की तरह वो नहीं आता था। और अगर भूले भटके वो घर आ जाए तो सिर्फ 15 मिनट के लिए, और फिर लौट जाता था। इस दरमियान शाहिद साहब ने सिर्फ ऐसे हौसला रखने की ताकीद की थी, लेकिन अब इसके हौसले टूटते जा रहे थे। 15 दिन बीत चुके थे, शादी को पूरा एक महीना गुजर चुका था। इन 30 दिनों में मशल ने न जाने कितनी बार अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की थी, कभी खामोश रहकर, कभी मुस्कुरा कर, कभी इसकी पसंद का ख्याल रखकर, और कभी अपनी जात को मुकम्मल नजरअंदाज करके, मगर हर कोशिश का अंजाम एक नई जिल्लत, एक नए ताने और एक नई बेरुखी पर खत्म होता था। और आज सुबह से इसकी तबीयत अजीब सी बोझल थी। मतली, कमजोरी और बार बार चक्कर आने की वजह से घर की मुलाजमा के इसरार पर जिसने लेडी डॉक्टर को घर बुला लिया था। मुआयना मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर ने फाइल बंद की और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुबारक हो, आप हामला हैं।
मशल चंद लम्हों तक इन्हें खाली नजरों से देखती रही, जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। इसकी जिंदगी में अभी इस जुमले की कहीं जगह नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन डॉक्टर, हम सिर्फ एक ही मर्तबा एक दूसरे के करीब आए थे। इसके बाद हमारा दोबारा इस दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। क्या क्या फिर भी ऐसा हो सकता है? डॉक्टर ने निहायत पेशावराना अंदाज में जवाब दिया। जी बिल्कुल, हमल के लिए एक ही मर्तबा इस दवाजी ताल्लुक काफी हो सकता है, बशर्त कि इस वक्त बार आवरी के इम्कानात मौजूद हों। ये एक बिल्कुल मामूल की तिबी हकीकत है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अब आपको सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, वक्त पर दवाएं लेनी होंगी और ज़हनी दबाव से हतल इम्कान बचना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद मशल काफी देर तक खामोश बैठी रहे। इसके हाथ बार बार अपने पेट पर चले जाते। इसके दिल में एक अनजान सी धड़कन जाग उठती थी। वो नहीं जानती थी कि खबर इसकी जिंदगी में खुशी लाएगी या एक नया तूफान, मगर वो चाहती थी कि सबसे पहले ये बात अपने शौहर को बताए। और इसने दिल में इरादा बांध लिया था, अपनी औलाद के पैदा होने के बाद ऐसे एक लम्हा तन्हा नहीं छोड़ेगी। जो तन्हाई और तकलीफ इसने अपनी जिंदगी में बर्दाश्त की, अपनी औलाद को कभी नहीं देगी। शाम ढलते वो कमरे में बैठी से इंतजार में थी कि दरवाजा खुला और शाहजैन का फोन कान से लगा अंदर दाखिल हुआ। हाँ डार्लिंग, घर पहुंच गया हूँ, बस खाना खाकर तुम्हें फोन करता हूँ। नहीं मिस मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। इसने फोन बंद किया और बेनियाजी से कोट उतारने लगा। मशल फौरन खड़ी हो गई। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? शाहजैन ने इसकी तरह देखे बगैर जवाब दिया। जरूरत नहीं, और तुम्हें 1000 बार कहा है ना, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, फिर मेरे मुंह क्यों लगती हो? मशल ने अपने दिल की धड़कन काबू में रखते हुए कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आज डॉक्टर ने आई थी, मैंने अपना चेकअप करवाया तो वो भी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर सकी कि शाहजैन ने हाथ के इशारे से इसे खामोश करा दिया। अपने दुख किसी और को जाकर सुनाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। से बाबा के एहतराम की वजह से तुम इस घर में रह रही हो, वरना मेरा इख्तियार होता तो तुम इस घर में एक दिन भी न रहती। मशल ने लड़ती आवाज में कहा, बराहे करम सिर्फ एक लम्हा मेरी बात सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है। शाहजैन ने तल्खी से हंसकर कहा, तुम्हारी कौन सी बात जरूरी हो सकती है? हर बार एक नया बहाना, एक नई कहानी। तुम्हें शायद अब तक समझ नहीं आई कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। इसकी आंखों में आंसू उतर आए, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। खुदा के लिए सिर्फ एक दफा मेरी पूरी बात सुन लीजिए। शाहजैन इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी नजरें बर्फ की तरह सर्द थीं। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आइंदा बिला वजह मुझे रोकने या मुखातिब करने की कोशिश भी मत करना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मशल ने आखिरी बार उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखा। आपको बहुत बड़ी बात बतानी है। शाहजैन ने बेरहमी से रुख मोड़ लिया। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जवाब तलब करो। अपनी हद में रहा करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। अब जाओ यहाँ से, मेरा वक्त जाया मत करो। कमरे में चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी छा गई। मशल इसका चेहरा देखती रही। शायद दिल के किसी कोने में अभी ये उम्मीद जिंदा थी कि वो इसे एक बार रोक लेगा, सिर्फ एक सवाल ही पूछ लेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। मगर शाहजैन ने दोबारा इसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मशल ने आहिस्तगी से अपनी बंद मुट्ठी पर नजर डाली, जिसमें डॉक्टर की रिपोर्ट अब भी दबी हुई थी। इसकी पलकों से एक आंसू टपक कर ऐसे रिपोर्ट पर गिरा। इसने खामोशी से कागज सीने से लगाया, मुड़ी और बिना एक लफ्ज कहे कमरे से बाहर निकल गई थी। इसके कदम पहले से कई ज्यादा बोझल थे, क्योंकि आज वो सिर्फ एक टूटी हुई बीवी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी माँ भी थी जिसकी पहली खुशखबरी सुनने वाला शख्स ऐसे सुनने के लिए एक लम्हा भी देने पर आमादा नहीं था। लेकिन आज इस कमरे से निकलते हुए इसने एक बड़ा फैसला लिया था, और वो सीधा इसी किचन की तरफ गई थी जहां इसने वो विजिटिंग कार्ड रखा था। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। एक हफ्ता गुजर चुका था। शाम ढलने के बाद शाहजैन हमेशा की तरह घर लौटा तो गैर इरादी तौर पर इसकी नजरें पूरे कमरे में घूम गई थी। वो अपना कोट उतारते हुए चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। अजीब सी खामोशी थी, न किसी के कदमों की चाप, न किसी की धीमी आवाज, न दरवाजे पर इसका इंतजार करती वो लड़की। इसने बेख्तियार माथे पर बल डाले। कहाँ गई? इसके लबों से बेसाख्ता निकला। एक हफ्ते से वो खुद से लड़ रहा था, न जाने वो क्या बात करना चाहती थी।
اسے بات سن لینی چاہیے تھی، اور آج جو وہ آیا تھا اس کی بات ہی سننے آیا تھا، مگر اسے موجود نہ پا کر ایک عجیب سا خلا اسے محسوس ہوا تھا۔ اگلے لمحے سے خود کو جھٹکا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا، مگر چند ہی لمحوں بعد بے چینی سے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج اس خاموشی نے اسے سکون دینے کے بجائے اندر سے بے قرار کر دیا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینیوں اسے پورے اپنے وجود میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا وہ کسی جن کی طرح اس کے سامنے ہو جاتی تھی، اور جتنا وقت وہ گھر میں گزارتا تھا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ پھر آج کیوں نہیں آئی؟ ایسے کیا معلوم نہیں کہ میں آ چکا ہوں؟ وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا اور کمرے سے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ نکلنے والا تھا کہ اس کی نظر دروازے پر چپکے ہوئے ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر لفافہ اتارا، اس پر صرف اس کا نام لکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے لیے ہی چپساں کیا گیا ہو۔ اس نے جلدی سے خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس روز میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں حاملہ ہوں، لیکن آپ نے میری بات سننے کے بجائے مجھے خاموش کر دیا۔ آپ کے لفظوں نے میرے دل کو اس طرح زخمی کیا کہ شاید وہ زخم کبھی نہ بھرے۔ میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ شاید دکھ ہی میری قسمت میں لکھے گئے تھے۔ بچپن سے لے کر آج تک مجھے خوشیوں سے زیادہ آزمائشیں ملی ہیں۔ اب میں بہت دور جا رہی ہوں۔ میں اپنے بچے کو عزت اور محبت کے ساتھ پالنے کی پوری کوشش کروں گی۔ جب وقت مناسب ہوگا تو قانونی طور پر بھی میں اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں گی۔ فی الحال صرف اتنا جان لیجیے کہ مجھے اپنے لیے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے ایک نئی زندگی تلاش کرنی ہے، لیکن میں آپ کو اب مزید کبھی تنگ نہیں کروں گی، اور جتنا جلدی ہو سکے گا میں اپنا بچہ پیدا ہونے کے بعد آپ سے طلاق لے لوں گی۔ تب آپ اپنی مرضی کے مطابق شادی کر لینا، آپ پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اور نہ ہی بچے کی ذمہ داری کا بوجھ۔ خدا حافظ۔ آخری سطر پڑھتے ہی اس نے ہاتھ کانپ گئے۔ خط اس کی انگلیوں سے پھسل کر فرش پر جا گرا تھا۔ وہ کئی لمحے ساکت کھڑا رہا، اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لے لیا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی پہلی بار ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میں باپ بننے والا ہوں؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں یکے بعد دیگرے وہ تمام لمحے گردش کرنے لگے جب مشعل اس سے بات کرنا چاہتی تھی، جب وہ اس کے سامنے کڑی التجا کر رہی تھی، اور وہ ہر بار اسے خاموش کرا دیتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نہیں، نہیں، اس کے لبوں سے بامشکل نکلا۔ اس لمحے اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے بے دھیانی میں کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے اس کے مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر، آپ آخر ہیں کہاں؟ ہم کافی دیر سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاہ زین نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے؟ مینیجر تقریباً چیخ اٹھا۔ سر، آپ نے آخر کن دستاویزات پر دستخط کیے تھے؟ کمپنی کے ریکارڈ میں بڑی تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں۔ متعدد اثاثے اور اکاؤنٹس شائنہ میڈم کے کنٹرول میں منتقل دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے وکیل آفس میں موجود ہے اور انتظامی اختیارات سنبھالنے کی بات کر رہے ہیں۔ شاہ زین کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ دوسری طرف سے بے چینی سے جواب آیا۔ سر، میں بکواس نہیں کر رہا، ہم نے بار بار ریکارڈ چیک کیا ہے۔ جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق قانونی حیثیت بدل چکی ہے۔ ہمیں فوری آپ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی غلطی یا دھوکہ ہوا ہے تو اسی وقت کارروائی کرنا ہوگی۔ آپ فوراً آفس پہنچے۔ شاہ زین نے دیوار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ دو دھماکے ہوئے تھے، ایک طرف مشعل کا چلا جانا اور اس کے حاملہ ہونے کی خبر، دوسری طرف شائنہ پر اندھا اعتماد جس نے شاید اس کی پوری دنیا سے چھین لی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے فون بند کیا، فرش پر پڑا خط دوبارہ اٹھایا اور کئی لمحوں تک اس تحریر کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ جن لوگوں کو وہ ہمیشہ اپنے اختیار میں سمجھتا تھا وہ سب اس کی زندگی سے ایک ایک کر کے نکل چکے تھے، اور جن پر اس نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا شاید انہیں نے اس کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ غرور نہیں تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان رہا تھا، بلکہ ایک ایسا خوف تھا جس نے پہلی مرتبہ اسے اپنی غلطیوں کے سامنے بے بس کھڑا کر دیا تھا۔
وقت کی رفتار اور تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی. 6 ماہ گزر چکے تھے. مشل دبئی کی ایک بلند و بالا عمارت کے فلیٹ میں شیشے کی دیوار کے سامنے خاموش کھڑی تھی. اس کا ایک ہاتھ بے اختیار اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پر ٹکا ہوا تھا، جبکہ نظریں دور پھیلے شہر پر جمی تھی، مگر حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی. چند روز پہلے ہی شاہد صاحب کو فون آیا تھا. ان کی بھاری آواز آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ شائنہ شاہزین کو دھوکہ دے کر اس کی دولت، کاروبار اور اعتماد سب کچھ چھین چکی ہے. اس صدمے کے بعد وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا اور کئی ہفتوں سے ہسپتال میں زیر علاج ہے. شاہد صاحب نے نم لہجے میں اس سے واپسی کی التجا بھی کی تھی، مگر اس نے نہایت احترام سے انکار کر دیا تھا. وہ جانتی تھی کہ اگر وہ واپس گئی تو شاہد پر کبھی اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکے گی. اب اس کی پہلی اور آخری ذمہ داری اس کی آنے والی اولاد تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ بھی انہی محرومی اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے سائے میں آنکھ کھولے جن میں اس نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی. وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے دائیں جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. اس نے پلٹ کر دیکھا تو جاسم خان خاموشی سے اس کے قریب کھڑا تھا. اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں تشویش واضح دکھائی دے رہی تھی. آج پھر وقت پر دوائیاں نہیں لی ہے نا؟ اس نے سیدھا سوال کیا. مشعل نے نظریں چرا لی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جاسم نے اس کی بات کاٹ دی. ڈاکٹر ابھی مجھ سے بات کر کے گئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے تم دوائیاں چھوڑ دیتی ہو، کھانا بھی وقت پر نہیں کھاتی. آخر تم چاہتی کیا ہو مشعل؟ صرف اپنی نہیں، اس ننھی جان کی بھی ذمہ داری تم پر ہے. مشعل نے دھیرے سے سانس لیا. بس دل نہیں چاہ رہا تھا. کبھی کبھی سب کچھ بہت بوجھ لگنے لگتا ہے. جاسم نے چند لمحے سے دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، تم اب بھی شاہزین کے بارے میں سوچ رہی ہو، اس شخص کے لیے جو تمہیں ہر روز توڑتا رہا ہے، جس نے تمہیں کبھی عزت کے قابل نہیں سمجھا. مشعل نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میں اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی. میں صرف آنے والے کل کے بارے میں سوچتی ہوں. شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر بہت ٹوٹ چکا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری طرف سے طلاق کے کاغذات گئے تو کہیں اس کی حالت مزید خراب نہ ہو جائے. آخر وہ میرے بچے کا باپ ہے. جاسم نے گہرا سانس لیا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، یہ فیصلہ ہمدردی کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. تم نے اس کے لیے اپنی زندگی، اپنا سکون، اپنے خواب سب قربان کیے، مگر بدلے میں کیا ملا؟ صرف ذلت. ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اور میرے خیال میں تم اس حد سے بہت آگے گزر چکی ہو. اب پہلی بار تمہیں اپنی مرضی سے جینے کا حق ملا ہے. اپنی زندگی کو اپنے فیصلوں کے مطابق آگے بڑھنے دو. تمہارا بچہ ایک ایسی ماں کا حق رکھتا ہے جو مضبوط ہو، خوددار اور خوف میں نہ جیتی ہو. مشعل کی آنکھیں نم ہو گئیں. وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں نے کئی بار سوچا آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیوں کیا. آپ نے مجھے یہاں لا کر نئی زندگی دی، نوکری دی، گھر دیا، ہر قدم پر سہارا دیا. آخر کیوں؟ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپ میرے لیے اتنی ہمدردی کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوال وہ پہلے بھی کئی بار پوچھ چکی تھی، مگر ہر بار جاسم خاموش ہو جاتا. آج بھی وہ چند لمحے خاموش رہا. اس کی نظریں فرش پر جم گئی تھیں، جیسے وہ برسوں سے چھپے کسی راز کو الفاظ دینے کی ہمت جمع کر رہا ہو. پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، سمینہ خالہ کو جانتی ہو؟ مشعل چونک کر اس کی طرف پلٹی. سمینہ خالہ؟ وہ میری امی کی بڑی بہن ہے. جاسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. میں نے کا بیٹا ہوں. مشعل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. یعنی آپ جاسم خان میری امی کے بھانجے ہیں؟ جاسم نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں، اور ایک بات جو شاید تمہارے لیے اور بھی زیادہ حیران کن ہو، مجھے تمہاری مدد کے لیے تمہاری ماں نے بھیجا تھا. مشعل کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا. امی؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا. جاسم نے دھیرے سے کہا، وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے خواب دیکھتی تھی. وہ ایک کامیاب ماڈل بننا چاہتی تھیں. انہیں خوابوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے بہت کچھ کھو دیا، سب سے بڑھ کر اپنی بیٹی. وہ گزرنے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی. وہ برسوں سے اسے پچھتاوے کے ساتھ جی رہی ہیں. انہوں نے مجھ سے صرف ایک درخواست کی تھی، اگر کبھی تم تک پہنچ سکوں تو تمہیں تنہا نہ چھوڑوں. وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے مشعل، اور وہ تم سے ایک بار ملنا چاہتی ہے. مشعل کئی لمحوں تک ساکت کھڑی اس کا چہرہ دیکھتی رہی. اس کے دل میں ایک ساتھ بے شمار جذبات نے سر اٹھایا. برسوں کی نفرت، انتظار،
महरूमी, शिकवे और एक नामालूम सी तड़प सब एक दूसरे में घुल गए। इसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज इसका साथ न दे सके। इसने खामोशी से अपनी आंखों में उतरते आंसू छुपाए पलटी और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे फ्लैट में गूंजी थी, जबकि जाजिम वहीं खामोश खड़ा जानता था कि बात सच इंसान को आजाद नहीं करते बल्कि पहले इस अंदर से मुकम्मल तोड़ देते हैं। वक्त गुजरता गया और 3 माह गुजर चुके थे। वो अस्पताल के कमरे में बैठी अपनी नौमौलूद बेटे को सीने से लगाए खामोशी से इसे देख रही थी। अल्लाह ताला ने इसे चांद जैसे हसीन बेटे से नवाजा था। नन्हा सा वजूद सुकून से इसकी बाहों में सो रहा था और पहली बार इसे महसूस हो रहा था कि जिंदगी ने इसके जख्मों पर मरहम रख दिया। इसकी तमाम महरूमियां, तमाम आंसू और तमाम शिकस्तें इस नन्हे से चेहरे के सामने जैसे अपनी अहमियत खो रही थीं। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। इसने बेख्तियार सर उठाया। दरवाजे पर शबीना बेगम खड़ी थी। इसकी माँ चंद लम्हों के लिए इसका वजूद जैसे साकित हो गया था। इसने नजरें झुका ली। शबीना बेगम धीरे धीरे इसके करीब आई। इनके हाथ कांप रहे थे। इन्होंने पहले खामोशी से बच्चे के नन्हे माथे को चूमा, फिर लड़ते हाथों से मशल के सर पर हाथ रखा। मेरी बच्ची। इनके होंठ कपकपाए मगर अगले लम्हे वो बेख्तियार इसके कदमों में बैठ गई और इसके पांव पकड़ लिए। मशल बुरी तरह घबरा गई। अम्मी ये क्या कर रही हैं? खुदा के लिए ऐसा ना करें। इसने फौरन अपने पांव पीछे किए मगर शबीना बेगम ने हाथ जोड़ दिए। आंसू मुसलसल इनके रुखसारों पर बह रहे थे। मुझे माफ कर दो मशल, मैं बहुत बड़ी मुजरिम हूँ तुम्हारी। मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया। मैंने अपनी ख्वाहिशात, अपने ख्वाबों और अपनी अना में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी को तन्हा छोड़ दिया। जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारा शौहर भी तुम पर जुल्म कर रहा है, तुम रोज टूट रही हो, तब मुझे एहसास हुआ था कि मैंने बरसों पहले जो गुनाह किया था इसकी सजा तुम आज भी भुगत रही हो। इसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि तुम्हें अपने पास बुलाऊंगी, चाहे मुझे अपनी हर गलती के सामने सर क्यों ना झुकाना पड़े। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मशल की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने नम आवाज में कहा, माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं अम्मी? अगर आपको मॉडल बनना था तो बन जाती। मैंने कब आपके ख्वाबों से नफरत की थी? आप मुझे अपने साथ रखती, किसी नैनी के हवाले कर देती, मगर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों दिया? माँ तो बच्चों का साहिबान होती है। जब दुनिया धक्के देती है तो बच्चा माँ की गोद में पनाह लेता है। माँ ही वो जगह होती है जहाँ हर जख्म भरने लगता है। लेकिन मेरे पास तो वो गोद ही नहीं थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न बाप का सहारा, न माँ का साया। मैं यतीमों की तरह पली, हालांकि मेरे दोनों वालिदैन जिंदा थे। आप जानती अम्मी, हर बार जब कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता था तो मैं सिर्फ खामोश हो जाती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा बचपन छीन लिया गया, मेरी जवानी छीन ली गई, मेरे ख्वाब मुझसे पहले मर गए। बताएं मैं कैसे माफ कर दूं आपको? शबीना बेगम ज़ारो कतार रोने लगी थी। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है बेटा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। कामयाबी के पीछे भागते भागते मैं अपनी असल दौलत खो बैठी। हर कामयाबी बेमानी थी क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी। अगर वक्त वापस आ जाए तो मैं दुनिया के हर ख्वाब को ठुकरा दूं, मगर तुम्हें कभी अपने से दूर ना होने दूं। मुझे एक मौका दे दो। बाकी जिंदगी से तुम्हारी माँ बनकर गुजारना चाहती हूँ। मशल चंद लम्हे इन्हें देखती रही, फिर उसने अपने बेटे को एहतियात से बिस्तर पर रखा और रोते हुए अपनी माँ को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों बरसों का दुख आंसू में बहा रही थी। शायद बात रिश्ते टूटते नहीं, सिर्फ वक्त की धूल में दब जाते हैं और एक सच्चा पछतावा इन्हें फिर से जिंदा कर देता है। इस लम्हे कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। जाजिम अंदर दाखिल हुआ। दोनों को एक दूसरे से लिपटा देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। मशल ने आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। जाजिम, अगर आज मैं अपने बच्चे को इज्जत और सुकून के साथ गोद में ले बैठी हूं तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है। मेरे पास तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। जाजिम ने हल्का सा सर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया मुझे नहीं, अल्लाह का अदा करो। मैंने तो सिर्फ वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मशल ने मुस्कुरा कर कहा, फिर भी एक सवाल आज भी बाकी है। आखिर हमारा रिश्ता क्या है? जाजिम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बच्चे की तरफ देखकर बोला, रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते मशल। बेशक मैं तुम्हारा कजन हूँ,
मगर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो न जाने क्यों दिल ने कहा था कि ये लड़की अपनी है। शायद कुछ रिश्ते अल्लाह दिलों में उतार देता है जिन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं होती, अपनाइयत बस महसूस होती है। अशल की आंखों में सुकून उतर आया। इसने अपने बेटे को दोबारा बाहों में लिया, अपनी माँ की तरफ देखा और फिर जाजिम की तरफ। आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वो बरसों अपने नसीब को स्याह बख्त समझती रही। हालांकि इसका नसीब स्याह नहीं था, वो सिर्फ एक तवील आजमाइश से गुजर रही थी। आजमाइश ने इससे बहुत कुछ छीना जरूर, मगर बदले में इसने अपने रब पर यकीन, एक माफ कर देने वाला दिल, अपनी माँ की वापसी, एक बेगर्ज सहारा और सबसे बढ़कर अपने बेटे की सूरत में नई जिंदगी अता कर दी थी। इसे समझ आ गई थी कि इंसान का मुकद्दर सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि हर सब्र के बाद अल्लाह किसी न किसी सूरत आसानी जरूर अता करता है। और जो दिल अपने रब से उम्मीद नहीं तोड़ता वो आखिरकार खाली हाथ नहीं रहता। आज वो अकेली नहीं थी, इसके पास बहुत रिश्ते थे जो उससे मोहब्बत करते थे, और यही इसके लिए काफी था। अब इसे किसी हमसफर का साथ नहीं चाहिए था।